ओकर वन डेस्टिनेशन ऐप अब फूड कैब और शॉपिंग के लिए करें एक ही ऐप डाउनलोड। ओकर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। मर गया महालक्ष्मी को काटकर फ्रीज में रखने वाला, पेट से लटका मिला शव। नेम प्लेट वाले फरमान पर हिमाचल कांग्रेस में विवाद, मंत्री दिल्ली तलब, पार्टी हाईकमान से फटकार। एलविश यादव और फाजिलपुरिया के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, यूपी हरियाणा की प्रॉपर्टी अटैच की। शोएब जमे के वीडियो से हिमाचल में चढ़ा सियासी पारा, फिर सुर्खियों में शिमला की संजौली मस्जिद। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में हंगामा, विपक्षी दलों ने दी बहिष्कार की चेतावनी। तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दे दो, बीजेपी पर बरसे अरविंद केजरीवाल। इजराइल ने लेबनान में दनादन बरसाए बम, अब तक 630 की हुई मौत। जेल जाने को तैयार बैठे थे संजय, अचानक भाई ले आए राहत भरी खबर। बंगाल में परीक्षा देने आए बिहार के छात्रों से हुई मारपीट, सरकारी अस्पताल छोड़ निजी क्लिनिक में मरीज देख रहे डॉक्टर, अचानक पहुंची डीएम। अब समाचार विस्तार से। बेंगलुरु मर्डर केस में नया मोड़ सामने आया है। बेंगलुरु पुलिस को जिस शख्स पर महालक्ष्मी की हत्या कर उसके शरीर के 59 टुकड़े करने का शक था, उसने ओडिशा में आत्महत्या कर ली। महालक्ष्मी के संदिग्ध कातिल का शव ओडिशा के एक पेड़ से लटका मिला। बताया जा रहा है कि उसने खुद को एक पेड़ से लटका लिया। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपने जाते जाते हत्या की बात कबूल की है। 30 साल के आरोपी मुक्ति रंजन रे का शव ओडिशा के भद्रक जिले के धूसरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक गांव में मिला। आरोपी कातिल मुक्ति रंजन रे कथित तौर पर फरार चल रहा था। स्थानीय पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। बेंगलुरु पुलिस इलाके में संदिग्ध की तलाश कर रही थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी रंजन मंगलवार को अपने गांव गया था, लेकिन बाद में वह घर से निकल गया और उसका शव गांव के बाहर मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी रे और महालक्ष्मी साथ में काम करते थे। रंजन रे ने एक अन्य व्यक्ति के साथ महालक्ष्मी के संबंधों को लेकर नाराजगी जताई। हालांकि सूत्र ने उस शख्स की पहचान उजागर नहीं की है। अगली खबर। यूपी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी दुकानदार को फरमान जारी किया और वेंडर्स, होटल मालिकों, ढाबा मालिकों को अपना नाम और पहचान पत्र लिखना अनिवार्य समझा। एक दिन पहले ही सुक्खू सरकार के मंत्री ने यह ऐलान जारी किया, जिसके लिए तमाम स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र को जारी करना जरूरी कहा। इस फैसले के पीछे की वजह ग्राहकों के लिए पारदर्शिता व्यवस्था को बनाए रखना है। हालांकि अब कांग्रेस हाईकमान ने विक्रमादित्य सिंह के फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। सिंह ने कहा है कि हिमाचल में शांति बनाना हमारी जिम्मेदारी है। बाहर के राज्यों के लोगों का स्वागत है, लेकिन प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी है। लॉ एंड ऑर्डर हमारी जिम्मेवारी है। हाइजीन को सही रखना भी सरकार की जिम्मेवारी है। फूड वेंडर्स का आइडेंटिफिकेशन करवाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह की टिप्पणी से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के हाईकमान नाराज है। वहीं इस मामले में प्रभारी राजीव शुक्ला कहते हैं कि मंत्री ने भी कहा है कि सुधारात्मक कार्रवाई जरूरी है। यूपी की तर्ज पर नहीं किया जाएगा, वैध लोग ही बैठ सकेंगे, वो सरकार का मोटिव है। अगली खबर। यूट्यूबर एलविश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने एलविश यादव और फजलपुरिया की प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। जांच एजेंसी ने यह प्रॉपर्टी यूपी हरियाणा में अटैच की है। बता दें कि ईडी एलविश यादव और फजलपुरिया के बयान से पहले ही दर्ज कर चुकी है और दोनों से लंबी पूछताछ भी कर चुकी है। केंद्रीय एजेंसी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस द्वारा एलविश और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज और चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद मई में मामला दर्ज किया था और पीएमएलए के तहत आरोप लगाए थे। हरियाणा के सिंगर राहुल यादव उर्फ राहुल फजलपुरिया के एलविश यादव से संबंध हैं, उनसे भी ईडी ने इस संबंध में पूछताछ की थी। एलविश यादव को 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने पार्टियों में मनोरंजन के लिए सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल के जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। अगली खबर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित संजौली मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। इस बार सुर्खियों में आने की वजह ओबीसी की पार्टी AIMIM है, जिसके नेता शोएब जमई ने संजौली मस्जिद मामले में एक वीडियो बनाकर एक बार फिर विवाद को तूल दे दिया। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश सरकार से सख्त एक्शन लेने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री भी वीडियो को भड़काऊ साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। वहीं शोएब
जमेई ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी और कांग्रेस को दोनों पर निशाना साधा। जमेई ने वीडियो में सवाल उठाया कि जब आरएसएस मौजूद दूसरी इमारतों की हाइट भी उतनी ही है तो फिर मस्जिद पर उंगली क्यों उठाई जा रही है। अपने वीडियो में जमेई कहते हैं कि ये बताइए, जितनी हाइट पर ये मस्जिद है लगभग उसी हाइट पर ये दूसरी बिल्डिंग भी है। ये आप देख सकते हैं, वो आप झंडा लगा हुआ देख रहे हैं, उससे भी ज़्यादा हाइट है। तो अगर ये अवैध निर्माण है तो बाकी इससे अब वैध कैसे हो जाएगा। ये कमाल की बात है। इसीलिए वैध और अवैध का पैमाना तय करना पड़ेगा और ये कोर्ट तय करेगा, लोग तय नहीं करेंगे। अगर वैध और अवैध का पैमाना ऐसे तय किया जाएगा तो फिर 7,000 जो चिन्हित हैं उनका क्या करेंगे। अगली खबर, मुंबई के वक्फ बिल पर गुरुवार को संसदीय संयुक्त समिति की बैठक हुई। इस दौरान मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ और विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि कुछ समय बाद मामला सुलझ गया और फिर से बैठक शुरू हो गई। दरअसल शिवसेना के सांसद नरेश महस्के और टीएमसी के कल्याण बनर्जी मीटिंग के दौरान आपस में भिड़ गए। बैठक में गुलशन फाउंडेशन की ओर से समिति के समक्ष अपना वक्तव्य रख रहे थे कि तभी कल्याण बनर्जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। गुलशन फाउंडेशन वक्फ बिल का समर्थन कर रहा था, वहीं नरेश महस्के कल्याण बनर्जी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई। माहौल गरमाने पर अध्यक्ष ने भी हस्तक्षेप किया। अंततः विपक्षी दलों ने सभी प्रतिनिधियों सहित बैठक से बाहर निकलने का निर्णय लिया। हालांकि कुछ देर बाद आपसी बातचीत के दौरान फिर से बैठक शुरू हो गई। वहीं आपको बता दें, इस्लाम में वक्फ संपत्ति एक स्थायी धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समर्पित की जाती है, जिसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों, गरीब की मदद, शिक्षा आदि के लिए किया जाता है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है और यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन करता है। अगली खबर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा को संबोधित किया। यह पहली बार था जब उन्होंने बतौर विधायक विधानसभा में भाषण दिया। जेल से बाहर आने के बाद बीते 17 सितंबर को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने भाषण में आरोप लगाया कि उनकी सरकार को पटड़ी से उतारने की कोशिश की है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दे तो कहीं पार्टी टूट न जाए, लेकिन हमारी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने पर भी पार्टी नहीं टूटी। केजरीवाल ने अपने भाषण में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का मुख्य एजेंडा उनकी सरकार को अस्थिर करना था। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में कट्टर बीजेपी समर्थक भी यह नहीं कहते कि केजरीवाल बेईमान हैं। उन्होंने सीएम आतिशी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी क्षेत्र की सड़कों का दौरा किया और उनसे जल्द सुधार का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता 27 सालों से बीजेपी को वोट नहीं दे रही है और बीजेपी उनके नाम को खराब कर जनता से वोट चाहती है। अगली खबर, हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए इजराइल लेबनान में लगातार घातक हवाई हमले कर रहा है। इसी बीच लेबनान की एक इमारत पर इजरायली हवाई हमले ने 23 सीरियाई कामगारों की मौत हो गई। इजराइल की तरफ से किए गए इस हमले में 8 अन्य लोग भी जख्मी हुए हैं। लेबनान की सरकारी मीडिया ने बृहस्पतिवार को इस बारे में जानकारी दी है। नेशनल न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि हमला देश के पूर्वोत्तर हिस्से में बुधवार देर शाम किया गया। यह इलाका लेबनान का पूर्वी बेका घाटी में स्थित बालवेक शहर के पास है, जो सीरियाई सीमा से सटा है। न्यूज़ एजेंसी ने यूनिन गांव के महापौर अली कसास के हवाले से कहा है कि सीरिया के 23 लोगों के शवों को इमारत के मलबे से निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमले में 4 सीरियाई बच्चा लेबनानी लोग जख्मी हुए हैं। लेबनानी रेड क्रॉस ने कहा है कि उन्होंने 9 शब्द बरामद किए हैं, जबकि अन्य शब्द हिजबुल्लाह को पैरामेडिक सेवा और लेबनानी नागरिक सुरक्षा द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। अगली खबर, मानहानि केस में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं। किरीट सौम्या की पत्नी मेगा किरीट सौम्या ने उन पर मानहानि का आरोप लगाया था। मेगा ने उन पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सिबड़ी अदालत ने उन्हें 15 दिन की कैद और 25,000 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई। शिवसेना यूबीटी सांसद को मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 500 का दोषी ठहराया गया है। गौरतलब है कि जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो संजय राउत जेल से बाहर ही थे। फैसला सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अब वो जेल चले जाएंगे। वहीं संजय राउत के लिए राहत की बात यह है कि वह 25,000 मुचलका भरकर कोर्ट से बाहर आ सकते हैं। वहीं मेगा सौम्या ने संजय राउत पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अगली खबर, सिल्लीगुड़ी में बिहारी छात्रों से मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। इस मामले में रजत भट्टाचार्य नाम के एक शख्स को सिल्लीगुड़ी
पुलिस ने हिरासत में लिया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसमें बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता यह शख्स रजत भट्टाचार्य है। पुलिस सूत्रों के अनुसार रजत बांग्ला पाखो नामक संगठन से जुड़ा हुआ है। यह संगठन बंगाली भाषा की वकालत करने के लिए जाना जाता है। वहीं रजत भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार और यूपी के नकली प्रमाण पत्र सहित छात्र हमारे यहाँ के युवाओं के नौकरियों को छीन रहे हैं। हम बांग्ला पाको संगठन से हैं और हमें बताया गया है कि उनके पास नकली प्रमाण पत्र हैं, इसलिए हम उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन कुछ अन्य व्यक्ति एसएसबी से जुड़े हुए थे जिन्होंने उन्हें बचा लिया और वे भाग गए। मारपीट के मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान के लिए रेड कॉर्पोरेट और परीक्षा देने आए बिहार के बच्चों के साथ मारपीट। क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं? क्या ममता सरकार ने सिर्फ बलात्कारियों को बचाने का ठेका ले लिया है? अगली खबर, बाड़मेर जिला के कलेक्टर टीना डाबी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। बुधवार को जहां शहर में सफाई अभियान चलाकर दुकानों के आगे गंदगी फैलाने वाले दुकानों को जमकर फटकार लगाई, वहीं दोबारा कचरा फैलाने और डस्टबिन नहीं लगाने की सूरत में दुकान बंद करवाने और भारी भरकम जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। गुरुवार को टीना डाबी ने ड्यूटी टाइम में निजी क्लिनिकों पर मरीज देखने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की। टीना ढाबी को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि सरकारी डॉक्टर अस्पताल में नहीं रहते हैं और निजी क्लिनिक पर लोगों का इलाज करते हैं। इन्हीं शिकायतों के बाद उन्होंने गुरुवार को अचानक निजी क्लिनिकों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई सरकारी चिकित्सक ड्यूटी टाइम से निजी क्लिनिक पर मिले। इसके बाद उन्होंने राजकीय अस्पताल के पीएमओ को ऐसे डॉक्टर्स के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद टीना ढाबी राजकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर वी.एल. मंसूरिया के चैम्बर पहुंची, जहां उपस्थिति रजिस्टर की जांच की गई तो पाया गया कि वह चिकित्सक सुबह अपनी उपस्थिति लगाकर वापस चले जाते हैं और निजी क्लिनिक पर मरीज देखते हैं। ऐसे में टीना ढाबी ने ऐसे डॉक्टरों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त